पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती लगातार बीजेपी पर हमले कर रही हैं और आज फिर जम्मू में पीडीपी के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को हर महाज पर नाकाम करार देते हुए कार्यकर्ताओं को आने वाले नगर निगम और लोकसभा चुनाव के लिए कड़ी मेहनत करने की अपील की, जिससे यह साफ हो चुका है कि अब पीडीपी की नजर जम्मू पर है। जम्मू में अपना सियासी आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जी हां, वहीं जम्मू जहां पर पीडीपी कभी मजबूत नहीं रही है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब बोल रहे थे और महबूबा मुफ्ती के इसी बयान पर और बातचीत करेंगे। सीधे जम्मू का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, सियासत में देखा जाए बयानबाजी अक्सर होती रहती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ वक्त से देखा जाए तो महबूबा मुफ्ती का जम्मू पर काफी ज्यादा, पीडीपी का जम्मू पर काफी ज्यादा फोकस है और जम्मू में बैठकर जो बीजेपी का गढ़ है वहीं पर बीजेपी को कोसना, बीजेपी को निशाने पर लेना, इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं? देखिए अबू हुरैरा, ये समझने की जरूरत है कि महबूबा मुफ्ती जब जम्मू में कोई बात कहती है तो उसके निशाने पर बीजेपी क्यों होती है। ये बहुत बिल्कुल स्पष्ट इसका कारण है। वो ये है कि बीजेपी जो है जम्मू में अगर देखा जाए तो बीजेपी की जमीन ज्यादा, हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा जरखेज है। बीजेपी का यहाँ ज्यादा अभी तक जो हमें पिछले चुनाव में देखा है उस पर बीजेपी की ही पकड़ मजबूत है। इसीलिए पीडीपी जो है, महबूबा मुफ्ती जो है वो कोशिश कर रही है बीजेपी के खिलाफ ही बोला जाए। आज उन्होंने बिल्कुल निशाना बनाया बीजेपी को। उसमें ये कहा कि दो तीन चीजें जो मोटी मोटी उन्होंने कही वो ये थी कि उन्होंने ये कहा कि बीजेपी जो है बकौल उनके वो मजहब के नाम पर लोगों को बांटती है। उन्होंने मिसाल दी कि उन्होंने कहा कि उनके वालिद मरहूम जो थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उन्होंने जम्मू से असेंबली चुनाव जीता था। यानी जम्मू के लोगों को ये उन्होंने उस वक्त, उनका ये कहना था, उन्होंने उस वक्त ये मैसेज दिया कि वो किसी धर्म या जात के साथ नहीं है, वो एक कैंडिडेट को देखते हैं और उसके बाद वो अपना वोट देते हैं। यानी जम्मू के लोगों को उन्होंने ये कह के ये खुश किया कि आप क्रिमिनलिज्म से बाहर हैं, आप धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। दूसरी बात उन्होंने जो खास बताई वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जब वो अगर सरकार ये कहती है, बीजेपी की सरकार ये कहती है या बीजेपी के यहाँ के लीडर ये कहते हैं कि G20 की जो मीटिंग्स कश्मीर में हुई तो उसका बहुत फायदा हुआ टूरिज्म का। उन्होंने ये कहा कि हाँ, टूरिज्म का फायदा तो हो रहा है। वो हालांकि उन्होंने G20 का उसका क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये सवाल पूछा कि अगर G20 की मीटिंग, वर्किंग ग्रुप की मीटिंग श्रीनगर में हुई तो आखिर जम्मू में क्यों नहीं। और उन्होंने साफ ही बताया कि वो लोग यहाँ के लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उन्होंने कहा कि वो यहाँ के लोगों को उतना वो दर्जा नहीं देते हैं जिसके वो हकदार है। यानी एक बार फिर उनका निशाना जो था जम्मू के लोग थे और जम्मू के लोगों को ये बताया गया कि आप जो बीजेपी आपके साथ वादे करती है, दावे करती है, वो पूरे नहीं कर पाती। तीसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अगर ये सब चीजें बताते हैं कि टूरिज्म बढ़ गया, कश्मीर में हालात ठीक हो गए जी, वहां पत्थरबाजी कम हुई, तो जम्मू में क्या अच्छा हुआ। यानी एक बार फिर उन्होंने जम्मू का ही जिक्र किया और साथ ही उन्होंने जब जो वर्कर्स थे उनके साथ उन्हें जब संबोधित किया तो उनका ये कहना था कि जो आने वाले चुनाव हैं, आने वाले चुनाव में आपको रेडी होना चाहिए। जो पंचायत के चुनाव हैं या यूएलबीज के चुनाव हैं, चाहे, हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया खुद ही कि हालांकि अगर कम ही लोग जीत के आते हैं लेकिन फिर भी आपको लोगों के काम करने चाहिए। यानी सीधा निशाना जो आज महबूबा मुफ्ती का था वो ये था, बीजेपी थी। और बीजेपी के साथ साथ यहाँ जो जम्मू के लोग हैं उनको ये बावर कराने की उसे कोशिश की कि बीजेपी की जो सरकार है, चाहे वो मरकज में है या यहाँ के जो पार्टी के लीडर्स हैं, वो उनको खातिर में नहीं लाते, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हुरैरा की कश्मीर वैली की अगर बात करेंगे, हालांकि हमने देखा कि जब पिछली सरकार गिर गई थी जिसमें पीडीपी और बीजेपी थे, तो उसके बाद हमने देखा कि पीडीपी का क्या हाल हुआ। उसमें मैक्सिमम जो लोग थे वो पार्टी छोड़ के चले गए। कुछ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए और कुछ लोग
पीपल्स कॉन्फ्रेंस या कुछ बाकी जो अन्य राजनीतिक दल हैं उसमें शामिल है, तो उससे पार्टी को काफी नुकसान हुआ। लेकिन महबूबा मुफ्ती को अब भी ये लग रहा है कि कश्मीर में कहीं न कहीं उनकी जमीनी सतह पर पकड़ है, लेकिन जम्मू में जो पकड़ काम हुई है उस पकड़ को कैसे मजबूत किया जाए, यही वजह है कि आज लगातार उसका जो भाषण था उनका जो महबूबा मुफ्ती का, वो ये था कि जम्मू के लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की जाए कि बीजेपी हो या केंद्र सरकार हो, वो जम्मू के लोगों के लिए कोई खास काम नहीं करती। जी बिल्कुल मनोज, बहुत सही बात आपने कही कि महबूबा मुफ्ती को और पीडीपी को अभी भी लगता है कि कश्मीर में वो कहीं ना कहीं कश्मीर खित्ते में वादी में मजबूत है, लेकिन जम्मू में उन्हें काम करने की जरूरत है। और मौजूदा वक्त में मनोज, जिस तरह से 370 के बाद की हम बात करें या मौजूदा वक्त में जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिनेरियो बदला है, तो ऐसे में चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो या दूसरी जो कश्मीर बेस्ड जो पार्टियां, उनका जम्मू पर हम देख रहे हैं ज्यादा फोकस है। और शायद यही वजह है कि ये पार्टियां, खासतौर से महबूबा मुफ्ती की और पीडीपी की बात करें, अपने आप को कश्मीर में मजबूत समझती है और इनका फोकस अब जम्मू पर है कि जम्मू में भी अगर हम मजबूत हो जाएंगे तभी हम बीजेपी के सामने एक तरह से खड़े हो सकते हैं, या फिर जो असेंबली के जब भी चुनाव होंगे उसमें एक तरह से मजबूती जम्मू से ही मिलेगी। हाँ, देखिए अबू हुरैरा, उसका एक मुख्य कारण जो है वो ये है कि जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, मैं खासतौर पे मैं जिक्र करूंगा जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये दो बड़ी रीजनल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्हें वो ये मान के चल रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि वो ये मान के चल रहे हैं कि जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 था उसमें कश्मीर में जो लोग हैं, कश्मीर के लोग उससे ज्यादा खुश नहीं है। ये उनका तजिया है, ये उनकी अपनी राय है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो जिस तरह से वो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बारे में बात कर रहे हैं, कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है या उसके बाद जो बयानात आए हैं, या अभी भी जिस तरह के बयानात नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो इनकी तरफ से आते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है वो कहीं न कहीं लोगों के करीब हैं। यही वजह है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में वो कहीं न कहीं लोगों के करीब हैं ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसा आपने कहा कि अगर असेंबली के चुनाव होते हैं तो असेंबली के चुनाव के समय वो सिर्फ कश्मीर पर ही तकिया नहीं कर सकते। उन्हें जरूरत होगी, अगर उन्हें सरकार में आना है तो उन्हें जरूरत होगी कि वो जम्मू डिवीजन से भी कुछ सीटें निकालें, चाहे वो राजौरी पुंछ का एरिया हो, चाहे वो जम्मू कठुआ उधमपुर का एरिया हो, या चिनाब वैली का एरिया हो, डोडा भद्रवा किश्तवाड़। तो ये सोचते हुए कि अगर सरकार में आना है, अगर बीजेपी को सरकार से दूर रखना है, तो कश्मीर वादी के साथ साथ उन्हें जरूरत पड़ेगी कि यहां कुछ सीटें उन्हें जीतनी पड़ेंगी। यही वजह है कि हमने पिछले कई महीनों से देखा है, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी उसमें शामिल है, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जम्मू का जो डिवीजन है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ राबिता कायम किया जाए, उनके संपर्क में चला जाए, ताकि लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाए कि वही पार्टियां उनके लिए बेहतर है, बीजेपी ने उनके लिए खास नहीं किया, जैसा कि आज महबूबा मुफ्ती ने कोशिश की अपने भाषण के दौरान। तो यही वजह है कि जहां वो कश्मीर में उन्हें लगता है कि उन्हें सपोर्ट हासिल हो चुका है, लेकिन जम्मू में उन्हें सपोर्ट गार्नर करने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट लेने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी वो सरकार में आ सकते हैं। यही वजह है कि ये पार्टियां अब जम्मू पर फोकस कर रही हैं। जी हो बिल्कुल मनोज, जाहिर सी बात है कि कश्मीर में पीडीपी की एक सियासी जड़ तो हाई है, लेकिन वो चाह रही कि जम्मू में भी अब अपने आप को किस तरह से मजबूत किया जाए, और जम्मू में अगर सियासत करनी है तो सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी से करना होगा। और यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती लगातार बीजेपी पर सियासी वार करती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कौल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। चलिए महासंग्राम 2024 के दूसरे इशू की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी की संसद में जहां वापसी से कांग्रेस में खुशी का माहौल है, तो वहीं जम्मू कश्मीर से भी कांग्रेस को खुशियों का डबल डोज मिला है। जी हां, जम्मू कश्मीर कांग्रेस की ताकत में इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर के 20 से ज्यादा नेता आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिसमें डीपीएपी गुलाम नबी आजाद ने जो मौजूदा वक्त में नई पार्टी बनाई थी डीपीएपी, और आम आदमी सहित अन्य पार्टी के नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक सहित कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं में पूर्व पार्टियों ने दिशाहीन करार देते हुए डीपीएपी और गुलाम नबी आजाद पर भी निशाना साधा है। डीपीएपी से कई नेताओं का बाहर जाना वाकई गुलाम नबी आजाद के लिए झटका है।
क्योंकि उनके कई नेता पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। तो वहीं अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रही आम आदमी पार्टी के लिए भी यह बड़ा झटका माना जा रहा है। तो उधर कई और नेताओं की एंट्री से कांग्रेस अब उत्साहित है। कांग्रेस में एक जोश नजर आ रहा है और सवाल यह भी उठता है कि कई नेताओं की एंट्री से क्या कांग्रेस को बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर में मिलेगा। और बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस ये नेता कांग्रेस के हाथ को कितना मजबूत कर पाएंगे आने वाले दिनों में अगर यहां पर चुनाव होते हैं। तो डीपीएपी और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा और खासतौर से नई पार्टी यानी गुलाम नबी आजाद की जो नई पार्टी थी और गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी थी वो दरअसल कांग्रेस का ही एक धड़ा था जो डीपीएपी के नाम से बनी थी। और इससे पहले भी हमने देखा कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी के कई नेता कांग्रेस के साथ शामिल हुए, लेकिन ये जो तस्वीर दिख रही है कांग्रेस के लिए बड़ी अच्छी तस्वीर है क्योंकि कई नेता जो डीपीएपी में गए थे, गुलाम नबी आजाद की पार्टी में गए थे, वो नेता एक बार फिर से कांग्रेस के साथ आ गए हैं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे और बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े गुरमीत कौर जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं डीपीएपी से और डॉक्टर जाजेब सिरवाल मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। दोनों का बहुत स्वागत, बहुत वेलकम है। मैं सबसे पहले गुरमीत कौर जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। गुरमीत जी, ये कहा जा रहा है कि डीपीएपी को एक बड़ा झटका लगा है, कई उसके नेता और कई बड़े चेहरे जो हैं उनकी घर वापसी हुई है, कांग्रेस का दामन उन्होंने फिर से थाम लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको एक करेक्ट करना चाहूंगी, आप कह रहे हैं डीपीएपी थी, डीपीएपी अभी थी नहीं, अभी भी है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। रही आपकी दूसरी बात कि हमें बहुत बड़ा झटका लगा है। सर, ये पॉलिटिकल जो होता है वो चलता ही ऐसा है, कोई आता है कोई जाता है, इट्स नॉट बिग इशू। सियासत में कई बार लोग आते हैं, कई बार लोग जाते हैं, ना किसी के आने से सियासत रुकती है, ना किसी के जाने से सियासत रुकती है। ये अपना अपना एक सोच का नजरिया है। जो पहले कांग्रेस में थे वो आजाद साहब के साथ आए, आजाद साहब के साथ आके अब वो वापसी कांग्रेस में चले गए। तो हमें नहीं लगता कि इससे डीपीएपी को नुकसान है। और कई ऐसे उसमें ऐसे चेहरे हैं जिनको डीपीएपी ने पहले ही एक्सपेल कर दिया था। तो इसके आने या जाने से लोगों, हमारी पार्टी को मेरे को नहीं लगता फर्क है, क्योंकि हमारी पार्टी लोगों की मुद्दों पे काम कर रही है। कुछ चेहरों के जाने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कुछ चेहरे जा रहे हैं तो बहुत अच्छे चेहरे वापसी भी कर रहे हैं। हमें लोगों की आवाज उठाना है। आजाद साहब लोगों के काम। गुरमीत कौर जी, नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इसी का नाम सियासत है। बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से लोग आते हैं और सियासत चलती रहती है, पार्टियां चलती रहती हैं। लेकिन जो लोग डीपीएपी को छोड़कर गए हैं, जो पहले भी कांग्रेस में थे, अब दोबारा से कांग्रेस में चले गए हैं, इन लोगों का मानना है कि आजाद साहब की पार्टी का नजरिया बीजेपी से मेल खा रहा है, बीजेपी के करीब है ये पार्टी, इस वजह से उन्होंने डीपीएपी को छोड़ा है। ये इल्जाम भी है। सर, ये जब सियासत होती है ना तो ऐसे र्यूमर्स चलते ही हैं। अगर जब उन्होंने आजाद साहब को ज्वाइन किया था तब तो उनको कोई फैंटेसी दुनिया नहीं दिखाई गई थी। तब भी आजाद साहब की आइडियोलॉजी, आजाद साहब की स्ट्रेटेजी, आजाद साहब के लोगों को मुद्दों का पता था। जबरदस्ती तो आजाद साहब किसी को खींच के लाए नहीं थे। तब ये लोग अपनी मर्जी से आए हैं, आज भी ये लोग अपनी मर्जी से हमारी पार्टी को छोड़ के गए हैं। तो हमें नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा एक इशू है। हम अपने मुद्दों पे काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कश्मीर वैली, चिनाब वैली में लोगों का कितना जन सैलाब आजाद साहब को ज्वाइन कर रहा है। कुछ, मैंने आपको पहले भी यही बोला, कुछ लोगों के जाने से सियासत नहीं रुकेगी। कुछ लोग अगर वहां जा रहे हैं, कुछ लोग हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देख सकेंगे कि डीपीएपी को किन शहरों ने ज्वाइन किया है। चलिए, ठीक है। मेरे साथ कांग्रेस से डॉक्टर जाजेब सिरवाल भी जुड़े हुए हैं। जाजेब सिरवाल जी, आपके लिए और खासतौर से कांग्रेस के लिए देखा जाए तो दोहरी खुशी है। एक अच्छा मौका है, राहुल गांधी जी फिर से आज पार्लियामेंट पहुंचे और उन्हें फिर से मेंबरशिप एक तरह से मिल गई है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में कई आपके साथी जो कांग्रेस छोड़कर ही डीपीएपी में गए थे या आम आदमी पार्टी में गए थे, उनकी अब दोबारा से कांग्रेस में वापसी हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी अबू हुरैरा जी, देखिए, जो दोनों बातों का आपने जिक्र किया, ये दोनों चीजें एक ही नेता के साथ जुड़ी हुई हैं। जी, पहली बात जो आपने कही कि आज सदस्यता जो माननीय राहुल गांधी जी को लोकसभा की वापस मिली,
यकीनन हम न्यायालय का शुक्रिया अदा करते हैं और ये लोकतंत्र की जीत है, सच्चाई की जीत है, इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की जीत है। दूसरी और अहम बात जो आपने कही कि कई सारे नेता जो डीपीएपी और आम आदमी पार्टी से छोड़ के कांग्रेस पार्टी का दामन उन्होंने थामा है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो ये है कि ये सभी नेता ये समझ चुके हैं कि चाहे डीपीएपी हो या कोई और पार्टी हो, जिनको यहाँ पर सेंटर इस टाइम पे सेकुलर वोट शेयर को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जिसमें सबसे पहला नंबर जो आता है वो डीपीएपी का आता है, जिसको डायरेक्टली कंट्रोल किया जा रहा है नागपुर से। तो ये नहीं, तो डीपीएपी सेकुलर पार्टी नहीं है, कांग्रेस डीपीएपी को आप सेकुलर पार्टी नहीं मानते? हेलो जी, नहीं, मैंने स्पष्ट कर दिया कि सेकुलर वोट शेयर को तोड़ने के लिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इम्प्लांट की जा रही हैं जम्मू कश्मीर में, उसी एक पार्टी में से एक पार्टी डीपीएपी थी। और इन सभी नेताओं ने ये चीज समझ चुके हैं कि यदि जम्मू कश्मीर का भला कोई पार्टी कर सकती है, यानी डीपीएपी बैकडोर से बीजेपी का साथ दे रही है। सीधे सीधे लफ्जों में बोलिए ना, बिल्कुल खुलकर बोलिए। जी, मैं घुमा फिरा के तो बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तो डे 1 से इस चीज को क्लियरली कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम जो है उसका नाम डी से शुरू होता है, डीपीएपी जी। ये तो बहुत क्लियर सी बात है। तो ये नेतागण जितने भी हैं ये इस चीज को समझ चुके हैं कि जो माहौल इस समय देश में नफरत का बना हुआ है, जम्मू कश्मीर में खास तौर पे जो इस समय माहौल बना हुआ है, इस माहौल में से यदि कोई पार्टी जम्मू कश्मीर को निकाल सकती है तो वो केवल और केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और यदि कोई नेता जन जन की आवाज उठा सकता है तो वो केवल और केवल माननीय राहुल गांधी जी हैं। गुरमीत कौर जी, कांग्रेस का रिएक्शन आपने सुना। डॉक्टर जाजेब कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम जो है वो डीपीएपी है, सीधा सीधा इल्जाम है। जी डॉक्टर साहब, मेरे को लगता है कि सियासत को जानते नहीं है। जितनी भी टीम्स आई थी, जब अपनी पार्टी आई थी, जब और पार्टीज आई थी, तो सबका जब सियासत में र्यूमर रहता है जी ये बीजेपी की बी पार्टी है। अगर डीपीएपी बीजेपी का बी पार्ट होती तो आजाद साहब आप सड़कों पे नहीं देखते। जब डिमोलिश ड्राइव हुई सड़कों पे कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस तब कहां थी? जब मीटर्स की बात हुई तब कांग्रेस पार्टी कहां थी? जब बच्चों के एजुकेशन की पॉलिसी आई तब कांग्रेस पार्टी कहां सोई? डॉक्टर जाजेब आप बीच में जवाब दे सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं बीच में। जी, टैक्सेस की बारी आई तब कांग्रेस पार्टी कहां थी? अगर हम पार्टी है तो सड़कों पे हम थे। टोकना नहीं चाहता हूं, पर इनके घर से कुछ ही किलोमीटर दूर सतवारी चौक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने धरना देके स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ आवाज उठाई। इन्हें इस बात का बहुत अच्छे से इल्म है। मैं गुरमीत जी की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ इनके जज्बात की। ये भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि ये इस समय किस पार्टी का साथ दे रही है, बहुत अच्छे से समझती है कि सच क्या है और झूठ क्या है। हमने आपका कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा। पूरे जम्मू कश्मीर में डीपीएपी सड़कों पे थी लोगों के मुद्दों को लेके। हाँ, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। पॉलिटिक्स में एलिगेशंस लगते हैं, किसी को ए कहा जाता है, किसी को बी कहा जाता है। हमें इन बातों से कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है। जो जिस पार्टी में होगा उसका फेवर करेगा। बात लोगों के मुद्दों की है, बात लोगों के मसले हल करने की है। बात यह है कि लोग किसको पसंद करेंगे और आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। हमें इसमें डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर जाजेब सिरवाल जी, अबू हुरैरा जी, जी अबू हुरैरा जी, आप गुरमीत जी से मेरी तरफ से एक सवाल पूछिए। नहीं, आप डायरेक्ट सवाल पूछ लीजिए। आपको गुरमीत जी सुन रही हैं, गुरमीत कौर जी आपको सुन रही है, आप डायरेक्ट सवाल पूछ लीजिए उनसे। गुरमीत जी, जी गुरमीत जी को इस चीज का इल्म है कि जब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनी तो उस समय पे 21 लीडरों का नाम लेके एक पार्टी को जम्मू कश्मीर में बनाया गया। 21 लीडर, वो इनको बहुत अच्छे से पता है। उस 21 लीडरों के बलबूते पर एक पार्टी को बनाया गया। आज उस 21 में से 17 लीडर्स तो निकल चुके हैं, 4 ही लीडर्स अब इनके पास बचे हुए हैं। तो आप इनको ये बताइए कि क्या वो 17 लीडर तब रेलेवेंट थे या आज वो इररेलेवेंट है? या अगर उस समय पर 4 ही लोगों के साथ पार्टी बनानी थी तो इतना सारा तामझाम क्यों? ठीक है, जवाब दे रही है गुरमीत जी, जवाब दे रही है जी। किया कि गुरमीत जी को भी बहुत अच्छे से पता है कि ये पार्टी अब डूबता हुआ जहाज है। मैं यहाँ पर आपके माध्यम से इस चैनल पर इन्हें भी दावत देता हूँ कि आइए और इस मोहब्बत की दुकान का दामन थाम लीजिए।
माननीय राहुल गांधी जी को ज्वाइन कर लीजिए। डॉक्टर साहब, भारतीय राष्ट्रीय डॉक्टर साहब, कांग्रेस पहले का तो साथ आपका देकर बहुत-बहुत- भारतीय जनता बहुत-बहुत पार्टी के शुक्रिया खिलाफ जो इस आपने लड़ाई तो में, इस invite जंग में कर रहे हैं, आवाम की डॉक्टर आवाज साहब। बनिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ह्यूमैनिटी बेसिस पे आप मेरे को अपनी पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं। हम जहां पे हैं बहुत खुश हैं और मेरे को उम्मीद है कुछ आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि वो जो डीपीएपी है वो कहां पे स्टैंड कर रही है। और रही जो आपने पहली बात में से क्वेश्चन पुट किया कि वो जो 17 लीडर और 4 लीडर, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि आप क्लास में 200 बच्चा इकट्ठा कर लेंगे तो 200 ही 100% रिजल्ट देगा। जिन्होंने रिजल्ट देना होता है वो चुनिंदा बच्चे होते हैं। तो मेरे को उम्मीद है डीपीएपी ऐसे राइज करेगी, आप सबको दिखेगा। और मैं आपको भी बेस्ट विशेष देती हूँ कि आप भी स्टैंड करें, आप भी राइज करें, लोगों के मुद्दों को हल करें। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव जम्मू लड़ना है कश्मीर की और आपके प्रॉब्लम है, पास उनको केवल लेकर 4 चलें। नेता हैं। 4 नेताओं को 90 असेंबली सेगमेंट से चुनाव लड़ाएगी डीपीएपी। क्या 4 नेताओं को 90 असेंबली सेगमेंट से चुनाव लड़वाएगी? हर जो कॉमन एक इंसान है ना, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी है। आप उसमें फोकस मत करें, इतना स्ट्रेस मत लें डीपीएपी के लिए। आप कांग्रेस को देखो, हमने किससे इलेक्शन लड़वानी है, किसको मैंडेट देना, वो हम खुद संभाल लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें इतने सारे सजेशन दे रहे हैं। चलिए ठीक है। डॉक्टर जाजिब सिरवाल जी, इस पर डीपीएपी का भी रिएक्शन आया और पार्टी का ये कहना है, गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी का कहना है कि ये छोटे मोटे इस तरह की जो चीजें होती है इससे पार्टी के कद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गुलाम नबी आजाद साहब का जो कद है वो बहुत बड़ा है। जी जी, देखिए अबू हुरैरा साहब, मैं आजाद साहब के कद पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर रहा सवाल डीपीएपी का, तो डीपीएपी जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक डूबता हुआ जहाज है जिसको अब ना तो किनारा दिख रहा है और ना रास्ता दिख रहा है। जितने भी इस डूबते हुए जहाज पे कुछ लोग सवार हुए थे, उन्होंने सही वक्त रहते रहते जहाज से नीचे उतर के किश्तियों पर चढ़ चुके हैं। मैं इस चीज को साफ कर दूं कि डीपीएपी को जम्मू कश्मीर की आवाम पहचान गई और जम्मू कश्मीर की आवाम पहचानने के बाद इन सभी नेताओं को ये रियलाइज हुआ कि ये नेता जिस आइडियोलॉजी से है, जिस विचारधारा से है, वो विचारधारा देखिए सही ताकत तो चुनाव में पता चलती है जब नतीजे आते हैं चुनाव के। और अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे ये देखना बहुत अहम होगा, और उन चुनाव में नतीजे किसके फेवर में आते हैं, नतीजे किसके हक में आते हैं। जो नेता डीपीएपी को छोड़कर गए हैं कांग्रेस में, क्या वो कांग्रेस का भला कर पाएंगे, ये देखना भी बहुत अहम होगा। बड़ी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत कौर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर जाजिब सिरवाल जी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया महासंग्राम 2024 में जुड़ने के लिए। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। channels 50 वर्चुअली करेंगे उद्घाटन।